इसमें आप लोग f1x का वैल्यू बताइए तो। क्वेश्चन आपके सामने था f1x 10 होगा +10। f1x तो रहना चाहिए 10 और f2x क्या रहेगा और f3x क्या रहेगा। f1y क्या रहेगा स्टूडेंट 0, f2y क्या रहेगा 5√3 और f3y क्या रहेगा वेरी गुड। अब इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो यही लगेगा ना सम ऑफ इफेक्ट्स, हाँ है ना। तो सम ऑफ इफेक्ट्स यहां से यहां तक ऐड करते हैं कितना आ गया 0। और सम ऑफ fy कीजिएगा तब वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, नहीं लगता कि 0 हो गया। यस, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट क्या हो गया 0 हो गया। इट इज काइंड ऑफ नल फैक्टर, इट इज काइंड ऑफ व्हाट। तो सबका आंसर सही है। एनीवन जिनको इसमें डाउट है? ओके, अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ये तो कार्टेशियन सिस्टम से है, इसको किसी और मेथड से बना। यहां तक सबका हो गया, अगर सबका हो गया है तब मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए कि हाँ सर अब आप आगे बढ़ सकते हैं। हो गया है सबका? अब यहां देखिए, अब इसमें इसका सेकेंड मेथड ज्योमेट्रिकली कर सकते थे। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए तो ए मेरा है वेक्टर f1, हाँ या ना। अब वेक्टर f1 से f2 का कितना एंगल पे है 120 डिग्री, और f1 से f3 कितना एंगल पे है देखिए तो 120 पे है। ये एंगल 120, 120 एंड 120, हाँ या ना। चलिए और बोलिए, इसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, करेक्ट। तो इस f1 को पैरेलली शिफ्ट करके अगर ऐसे ले आते हैं, f1 को अगर पैरेलली शिफ्ट करके f2 पे ले आते हैं, करेक्ट, और इसके टेल को इसके हेड पर रख देते हैं, समथिंग लाइक दिस। और फिर f3 को पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे ले आते हैं, और f3 के टेल को f1 के हेड पर रख देते हैं। तो आप देखिए तो ये जो वेक्टर है f1 f3 f2, इसको और भी अच्छा से सिस्टमैटिक से ला सकते हैं। तो नहीं लगता कि ये तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में है? इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो ए वेक्टर एक ऑर्डर में है, और ऑर्डर में है और एंगल 120 है, तो नहीं लगता कि 60 और 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा और क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म कर लेगा, हाँ या ना। कोई भी 3 लाइन है स्टूडेंट, एक घर पे आप ज्योमेट्री से प्रूफ करके देख सकते हैं। 3 लाइन है और 3 लाइन अगर 120 120 120 बनाता है, करेक्ट,
और ये तीनों लाइन अगर इक्वल लेंथ का है तो तीनों लाइन को अगर आप ऐसे इसको आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ाते हैं और इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ा देते हैं तो डैम्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, इसका मतलब है तीनों वेक्टर को अगर शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट एक ऑर्डर में लाएंगे, इस वेक्टर इस वेक्टर इस वेक्टर को, तो डैम श्योर एक क्लोज ट्रायंगल बना देगा। क्या बना देगा? क्लोज पॉलीगॉन बनाएगा। और क्लोज पॉलीगॉन का रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो इसको आप ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कार्टेशियन सिस्टम पे भी प्रैक्टिस करना है। तो ये सेकंड मेथड हो गया। अब इसका थर्ड मेथड भी हो सकता था। थर्ड मेथड ये रहता कि आप में से कुछ F1, यहां देखिए F2 करेक्ट, और ये है F3, और अभी आप F3 को माइनस कर दीजिए। F1 और F2 का रिजल्टेंट, F3 को इग्नोर कीजिए, F1 F2 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलिए तो ऐसा 10 ही होगा करेक्ट। और F1 F2 का रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? यस, तो इसका नाम हम लोग बोल देते हैं दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? F1 प्लस F2। हाँ या ना? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2। और ये एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट? 60। तो अब बताइए F1 और F2 का रिजल्टेंट और F3 दोनों के जो एंगल कितना हो जाएगा? 180। हाँ या ना? तो इसका नाम हम लोग कोई नाम दे देते हैं C। तो वेक्टर C और वेक्टर F3 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? सेम है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और जस्ट 180 पे है, नहीं कितना पे? 180 पे। तो दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और जस्ट एंटी पैरेलल है, 180 पे है। तो पैरेललोग्राम का लॉ लगाते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180, तो नहीं लगता 0 हो जाएगा? दोनों का इस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड 10 और इसका भी मैग्नीट्यूड 10, तो क्या लिखिएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 180 लिखेंगे और ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये भी तो एक मेथड हो सकता था बनाने का कि दो वेक्टर का पहले पैरेललोग्राम से दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे और जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको थर्ड वेक्टर के साथ फिर से पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। हाँ या ना? बस एक काम देखिए, कहीं कहीं पे तो अच्छा रहेगा, बट विजुअल इज मोर एंड मोर जनरलाइज। क्या कार्टेशियन सिस्टम में आपको ऐसा करना पड़ रहा है या एक ही बार सारा काम हो जाता है? एक ही बार में हो जाता है। चलिए, रात में आप लोग को व्हाट्सएप किए थे, 2 प्रॉब्लम बनाए हैं। अभी कर रहे हैं? चलिए, एक प्रॉब्लम है नहीं, ये है y, ये है x, ये वेक्टर 60। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये है b और ये है c, ऐसा ही था ना? तो और a का मैग्नीट्यूड कितना था? 10, b का वैल्यू था 2 और c का वैल्यू था 4। देखिए, ऐसा आपको प्रॉब्लम एक ही प्रमाण मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है? तो ऐसा हाँ, एक प्रॉब्लम है वर्कआउट में, मुझे याद है। तो एक्चुअल में इस टाइप का प्रॉब्लम को कार्टेशियन सिस्टम से अगर सॉल्व करना रहेगा, किस सिस्टम से? अगर कार्टेशियन सिस्टम से सॉल्व करना रहेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि इसको ऐसे रीअरेंज कर दीजिएगा, वेक्टर ए को जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। और क्या वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, और वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करके उसके टेल को ओरिजिन पे ले आइए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। देन यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज, अदरवाइज लगेगा कि कैसे होगा, राइट। क्योंकि सॉल्व तो करना है कार्टेशियन सिस्टम से, और कार्टेशियन सिस्टम में सॉल्व करने के लिए सारा वेक्टर को मुझे हम लोग को एंगल लेना पड़ता था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना। दैट्स वाई दिया हुआ ऐसे रहेगा, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सारे वेक्टर का टेल को लाके ओरिजिन पे ले आना है। बाय विच कॉन्सेप्ट? शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। तो बी को ऐसे ले आए और सी ऐसे हो गया। तो नहीं लगता कि अब ये प्रॉब्लम बच्चा टाइप आपके लिए हो गया? और रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, हाँ या ना। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। किसी को डाउट? और क्या एक्स निकाल लेंगे? एक्स कितना होगा स्टूडेंट? वेरी गुड। और बी एक्स कितना होगा? 0। और सी एक्स कितना होगा? 4। वेरी गुड। ए वाई कितना होगा? 5√3। और बी वाई कितना होगा? 2। और सी वाई कितना होगा? 0। तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 9। तो R इक्वल टू 9i। और सम ऑफ y कंपोनेंट है स्टूडेंट 5√3 प्लस 2j, करेक्ट। और दोनों अब देखिए इस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट पॉजिटिव, हाँ या ना, और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी क्या है? पॉजिटिव। तो बताइए इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही रहेगा ना। और इसका क्या, अब यहां के बाद तो मैथमेटिक्स है, काम कर लीजिएगा। अच्छा, लेकिन क्या ये बताना सफिशिएंट है कि मेरा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैग्नीट्यूड इतना है? इट इज नॉट सफिशिएंट जब तक कि आप एंगल को फिक्स नहीं करते हैं, राइट। तो क्या tan थीटा के लिए लिख सकते हैं आर वाई बार आर एक्स, हाँ या ना। और tan थीटा इक्वल टू आर वाई बार आर एक्स, तो आर वाई कितना? 5√3 प्लस 2 बाई देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5√3 प्लस 2 बाई 9, करेक्ट। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे यहाँ तक बन गया है। आप लोग 1 मिनट देख लीजिए, जिनसे नहीं बना है वो काइंडली इसका सॉल्यूशन को कॉपी कीजिए।
सबका मैग्नीट्यूड लिखने का रिक्वायरमेंट है या मैग्नीट्यूड आपके सामने है? तो रिजल्टेंट ऑफ दिस 4 वेक्टर इक्वल टू यही है ना, a प्लस b प्लस c प्लस d आया ना। इसका मतलब है कि ax bx cx प्लस dx i प्लस ay प्लस dy प्लस cy प्लस dy आया ना। चलिए अब फटाफट बोलते रहिए। x कितना? वेरी गुड। bx कितना? cx कितना? -4 और dx कितना? वेरी गुड। ay कितना? by कितना? 6 और cy कितना? और dy कितना? -4। अब यहां से आप एक चीज इस प्रॉब्लम से मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा था, ये प्रॉब्लम का मेन वजह ये था कि आपको नहीं था कि कोई भी वेक्टर किसी एक्सिस पार्टिकुलर एक्सिस पे है तो उसका दूसरे एक्सिस का कंपोनेंट 0 हो जाता है। अगर मेरा b है along पॉजिटिव y एक्सिस तो उसका x कंपोनेंट b along the y एक्सिस, b एंड d along the y एक्सिस, कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। तो देखिएगा b और d दोनों का x कंपोनेंट 0 हो गया है। इसका मतलब एग्जाम में फास्ट होने से इतना तो दिमाग में आ जाएगा कि वो क्या है, भूल भी गए तो ये तो दिमाग में रहेगा कि b और d y एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका x कंपोनेंट 0 होगा ही होगा, हाँ या ना। अब b किस एक्सिस के अलॉन्ग है? y एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन पॉजिटिव y है, करेक्ट। तो कोई भी वेक्टर आसपास अगर पॉजिटिव y के अलॉन्ग रहेगा तो उसका y कंपोनेंट पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट्स व्हाई देखिएगा dy आपको पॉजिटिव मिला होगा। और dy किस एक्सिस के अलॉन्ग है? y एक्सिस पे है बट नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, करेक्ट। तो उसका y कंपोनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आया है? नेगेटिव आया है। अब देखिए c जो है वेक्टर c अलॉन्ग x एक्सिस है, तो अलॉन्ग x एक्सिस है तो उसका y कंपोनेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। If vector c along the x axis, so then its y component equal to what? 0. But vector c along negative x axis. तो आज के बाद कोई वेक्टर अगर along negative x axis पर एरो है, तो डैम से उसका x कंपोनेंट नेगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। That's why cx यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। अब यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ से सम ऑफ x कंपोनेंट कितना आया है आपका? 5√2 - 4 आया ना। तो 5√2 - 4 आई और सम ऑफ y कंपोनेंट 5√2 तो आप सुने था कि ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। क्या होगा? rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर आया ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है rx, करेक्ट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है। और जब rx और ry निकाल लिया और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए तो क्या tan थीटा निकाल लीजिएगा? क्या रहेगा? ry बाई rx। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड क्या मुझे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है? आप लोग सॉल्व कर लिए हैं? बोलिएगा तो मैं तो हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ तक आने के बाद एक चीज़ तो श्योर हो गया। अच्छा स्टूडेंट, कल मोस्ट लाइकली संडे का एक क्लास होगा, उसका अलग कॉपी बनाइएगा। अब बाद में 12th में जाने के बाद उस कॉपी को आप अलग कर ही दीजिएगा।
मतलब कल स्पेशली एक क्लास होगा, जो वीक में एक क्लास ही दूंगा, ओनली स्पेशली फॉर व्हाट, स्कूल एग्ज़ाम। यस, उसमें जितना आपको समझ में आता है बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता है तब भी और भी अच्छा, कि कुछ टॉपिक को दोबारा मैं पढ़ाऊँगा। ओके, इसलिए ये नहीं समझना है कि उसमें बस मेरा उसमें रहेगा कि एनसीईआरटी के थ्रू चलते जाना है, बट पीछे से मैं सब कुछ पढ़ाते हुए वापस आऊँगा। ओके, और ये मैं आपके लिए कोई स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, ये हर साल कैटलिस्ट में आपको अगर कोई सीनियर यहाँ पे पढ़े होंगे तो उनसे पूछेगा, एक क्लास में पूरे साल बिना मतलब का देते रहता हूँ, वो ओनली डेडिकेटेड फॉर व्हाट, स्कूल एग्ज़ाम। दैट्स वाई कि आपको एनसीईआरटी के थ्रू जाते रहेंगे तो एक मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ एग्ज़ाम वगैरह आएगा अगर फिजिक्स वगैरह का, क्योंकि वो लोग बड़ा उल्टा पुल्टा तरीके से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक दिन में एक टॉपिक कवर हो जाता है, तो उस टाइम में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो मैं सोचा कि कॉन्फिडेंस के लिए कि एक क्लास देते रहें, दैट्स वाई कि आपका स्कूल का एग्ज़ाम संभलते रहे, अब पीछे से मैं पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए धीरे धीरे आते रहूँगा। तो फिजिक्स में अगर फटाफट कवर करते रहें, अगर मैं आया एक दिन में पूरा वेक्टर पढ़ा के चल दिया तो आपको लगता है कि कोई मुझे पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए लेकिन मुझे आपके साथ चलना है। चलिए, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, कोई एक वेक्टर है 2y + 3j, क्या है 2y + 3j। अब तब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द यूनिट वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर ए। वेक्टर ए के अलॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या था? यूनिट वेक्टर का डिफाइनिंग इक्वेशन यही था ना, वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर, यस वेरी गुड। और वेक्टर ए क्या है स्टूडेंट? वेक्टर ए 2y + 3j, हाँ या ना? और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम कितना होगा? देखिए तो ठीक है। तो वेक्टर ए, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? तो यही आपका आंसर हो गया। बताए थे ना किसी वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, बट इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम वेक्टर आपका अलोंग द एक्सिस रहेगा? वेक्टर आपका किसी प्लेन में भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर किसी एक्सिस में है या एक्स वाई प्लेन में था? एक्स वाई प्लेन के एक्स क्वाड्रेंट में था, आया ना? सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी वेक्टर मेरा ए ऐसे था और इसी लाइन के अलॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो उस लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ये होगा, ठीक है। अब बताइए इस यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये भी तो पूछा जा सकता है कि यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? वेरी गुड। इसका वाई कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट? और इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है?
और बाई कंप्लीट पॉजिटिव है, तो ये तो रहना ही चाहिए था। जिसका आप यूनिट वेक्टर निकाले हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओरिजिनल वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसी वेक्टर का तो ये रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ ना। हर वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर के डायरेक्शन बताने के लिए उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब और एक चीज और भी बताए थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो एक बार इसको निकाल कर देख लेते हैं, एक मन में संशय रहेगा कि शायद पता नहीं 1 होगा या नहीं होगा। तो बताइए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये लिख सकते हैं ना, इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए तो ये तो होना ही था ना, उसी से तो निकाले हैं, है ना। तो बताइए, कोई भी वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में दिया रहेगा तो क्या उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, दिस बाय दिस, करेक्ट। तो अगर मेरा वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में है, मेरा ओरिजिनल वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी कार्टेशियन सिस्टम में ही आएगा, आया ना। और इनिशियली देखने से ऐसा लगेगा कि शायद यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, जैसे यहाँ से देखने से इनिशियली लगता था कि तो ये ऐसा वैल्यू आ गया, पता नहीं इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा या नहीं होगा, बट मैग्नीट्यूड 1 हुआ या नहीं हुआ, डैम श्योर होगा ही होगा, नहीं होगा या होगा ही होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अभी यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पे बहुत मेरे असाइनमेंट में बहुत प्रॉब्लम मिलेगा। अभी तो जस्ट मैं एक प्रॉब्लम लिया हूँ, इसे बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। अब यहाँ देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से देखिएगा। और इसको आगे चलकर मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। जब आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ाएंगे, नाम सुने होंगे आप लोग, बुक वगैरह में देखे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, राइट। ओके, तो वहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। अभी के लिए बताइए स्टूडेंट, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट इनफाइनाइट, ओके, करेक्ट। तो जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, और पूरे फिजिक्स में जो अभी मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ उसको मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। तो मेरा कोई एक वेक्टर है ए, और ए एंगल है थीटा, करेक्ट। और देखिए, अभी तक मैं पूरा वेक्टर में कहीं पे 7 स्टार शायद नहीं दिया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऑर्गेनिक में एक जगह दिया हूँ, टाइप ऑफ कार्बन में नहीं, और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। तो अभी एक ऐसा फार्मूला जिस फार्मूला के हेल्प से, अच्छा आपको कोई बोला कि सर जो आप एक्स वाई प्लेन में ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इस फार्मूला का ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूला का ड्रॉबैक है कि ये दो ही डायरेक्शन में बताता है कंपोनेंट, नहीं एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट, दो ही डायरेक्शन है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग बाई एक्सिस, हाँ या ना।
इसका अलावा सपोज कीजिए कि मैं ऐसे दे दिया, यहां देखिए समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई अभी लिखना नहीं है, ये मेरा कोई वेक्टर है और ये थीटा है, तो ठीक है आप एक्स और ए वाई निकाल लेंगे, लेकिन ये वेक्टर है और ये थीटा है और मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं बोलूँगा कि मुझे एक्स और ए वाई नहीं चाहिए, मुझे ए ई चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग डायरेक्शन ई। ओके, तो वहां पे तो आप फंस जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, किसी वेक्टर को इनफाइनाइट डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट के लिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला मिलना चाहिए जो हर डायरेक्शन के लिए वैलिड हो। करेक्ट? यस। तो उस फार्मूला का ड्रॉबैक वही है, उस जो आपको अभी तक जो फार्मूला लिए हुए हैं, मैंने बोला कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा, बट उस फार्मूला का ड्रॉबैक है कि उस फार्मूला से आप दो डायरेक्शन में ही कंपोनेंट ब्रेक कर पाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन आज के बाद अब यहां देखिएगा, यही का मतलब हुआ इसको ध्यान से समझिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई। क्या लिखे देखिए तो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ई। और इसके लिए फार्मूला होता है ए कॉस थीटा। क्या होता है? थीटा, जहां पे ए क्या है, ए है यस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और थीटा, सारा गेम थीटा का रहेगा। थीटा क्या है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। थीटा है एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। बोलिए, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। यस, इसका मतलब है कि इस डायग्राम में, मेरे इस डायग्राम में मेरा गिवन वेक्टर ए है, और रिक्वायर्ड डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ब्रेक करना चाहते हैं। रिक्वायर्ड डायरेक्शन मीन्स व्हाट, जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ब्रेक करना चाहते हैं। तो बताइए, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और इस फार्मूला में साइन नहीं चलता है, ऑलवेज कॉस चलता है। क्या चलता है? साइन नहीं आएगा, ऑलवेज कॉस आएगा। अरे बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हो गया। समझ रहे हैं कि एक ऐसा फार्मूला जो आपको इनफाइनाइट डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए हेल्प कर रहा है, हाँ या ना? विच फार्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट, वैसा फार्मूला जो दो डायरेक्शन में दे रहा है कंपोनेंट, या ऐसा फार्मूला जो इनफाइनाइट डायरेक्शन में दे रहा है? कौन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो यस, तो यही वो फार्मूला है जिस फार्मूला के हेल्प से आप किसी वेक्टर को किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। बट इस फार्मूला को अप्लाई कर, और इसमें ऑलवेज क्या चलता है, साइन चलता है या ऑलवेज कॉस चलता है? अब इसमें कोई बोलेंगे सर ऑलवेज कॉस क्यों चलता है, तो उसका रिप्लाई मैं करूंगा और मैं वापस इस फार्मूला पे आऊंगा। उनका आंसर मिलेगा जब मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते रहूंगा। ओके, तब वहाँ पे रियलिटी आपको बता देंगे कि एक्चुअली में क्या सीन है। तो यहाँ पे हो गया ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो बताइए, इस लाइन और इस लाइन, इस एरो और इस एरो के बीच में ये एंगल मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है?
इट इज काइंड ऑफ वन ऑफ द डायरेक्शन, हाँ या ना, इट इज काइंड ऑफ वन ऑफ द डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वन ऑफ द डायरेक्शन। तो कोई आपसे पूछेगा दो एरो के बीच में मैक्सिमम मिनिमम एंगल, दो एरो के बीच में मैक्सिमम मिनिमम एंगल, दो एरो, आप यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, स्क्रू लगा हुआ है, वन 180, इसको ऐसे कर दिए, एक ही डायरेक्शन तो जीरो, अब मैक्सिमम बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ाकर कहाँ लेके जा सकते हैं 180, हाँ या ना, यस। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट था एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, तो गिवन वेक्टर का भी एक एरो रहेगा और रिक्वायर्ड डायरेक्शन का भी तो एक एरो रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा थीटा, इस फार्मूला में जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ जो थीटा ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा स्टूडेंट, ये थीटा वो वाला थीटा नहीं है, ये थीटा एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वहाँ वाला थीटा ये थीटा नहीं है, बी केयरफुल। वहाँ का थीटा तो था कि एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं, एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर, वो अलग बात था। अब ये अलग बात है, यहाँ का जो थीटा है वो बस यहाँ का थीटा किसके बीच का थीटा रहेगा, यहाँ का थीटा रहेगा एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। फिर से एक बार, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन, और वो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से, यस। अब बताइए इसमें इसका साइन ऑफ ए ई, मतलब साइन ऑफ दिस कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इज इट डिपेंड ऑन ए, डिपेंड्स ऑन कॉस, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा, डिपेंड्स ऑन व्हाट, साइन ऑफ कॉस थीटा, करेक्ट। तो बताइए, ये तो पहले से ही पता है ना कि कॉस थीटा का ग्राफ ये होता है, हाँ या ना, कॉस थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ यही होता है ना, करेक्ट। यहाँ पे 0, 90, 180, आपको नहीं था कि जहाँ पे एंगल, अगर एंगल एक्यूट रहेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना, और एंगल अगर ऑब्ट्यूज रहेगा तो साइन निगेटिव रहेगा, और अगर एंगल 90 रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा है स्टूडेंट, अब बताइए थीटा का वैल्यू अगर 90 से 0 के बीच में है स्टूडेंट, कहाँ से कहाँ के बीच में, तो नहीं था कंपोनेंट का साइन पॉजिटिव रहेगा, है ना, नहीं क्वाड्रेंट अब यहाँ पे है ही नहीं, क्वाड्रेंट नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट में तो 0 से 360 जाते थे ना, 90 90 90 का 4 खांचा रहता था, राइट। यहाँ पे बस 0 से 180 के बीच का गेम है, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 180। और अगर एंगल 90 से 180 के बीच में रहेगा स्टूडेंट, तो ए का साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, क्या कितना डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, 0। तो आज के बाद डैम श्योर किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन के साथ अगर एंगल 90 बन गया, किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन के साथ एंगल 90 बन गया, 200% गारंटी उस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होगा ही होगा, हाँ या ना। और
इसका कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम में आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि जो वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस था उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था, हाँ या ना। चलिए, तो आज के बाद अगर किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन के साथ अगर एंगल 90 है तो उस डायरेक्शन के साथ उस डायरेक्शन के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या होगा, डैम्स और 0 होगा ही होगा। इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मेरा वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड, किधर है स्टूडेंट, डाउनवर्ड, और मैं एक डायरेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, किधर लिया, इज इट कंपलसरी कि इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए ऑलवेज कार्टेशियन सिस्टम हो, मैंने ऐसा कहीं बोला, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में तीन ही डायरेक्शन रहेगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस, बट डायरेक्शन क्या तीन ही होता है या इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये फार्मूला 3 डायरेक्शन के लिए दे रहे हैं या इनफाइनाइट डायरेक्शन के लिए दे रहे हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन के लिए दे रहे हैं। तो अब बताइए, और तब ऐसा पूछा जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इस एग्जाम्पल में क्या होगा बोलिए। तो अभी देखिए तो ठीक है, अभी ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई के लिए फार्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और क्या था वैल्यू बोलिए, कॉस थीटा, और थीटा क्या था, एक दो बार पढ़िए आप लोग, नहीं वैसे नहीं, थीटा क्या था पूरा बात बोलिए, थीटा क्या था, यस गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो गिवन वेक्टर रिक्वायर्ड डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, हाँ या ना। तो क्या लिखिएगा, एक कॉस 90, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि मेरा वेक्टर ऐसे रहता, यहां देखिए, और मैं बोलता कि मुझे इस डायरेक्शन में एक कोई मेरा डायरेक्शन है, यहां देखिए सेकंड एग्जांपल में, और तब मैं बोलता कि मुझे ए चाहिए, तब क्या होता, हाँ बिल्कुल, ए का मैग्नीट्यूड कॉस एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना। तो कॉस 90 कितना, 0। तो आपको नहीं लगता कि आज के बाद कोई भी वेक्टर है और उसको अगर कोई भी वेक्टर और उस वेक्टर के रेस्पेक्ट में अगर आप डायरेक्शन ले लिया 90 डिग्री पे कंपोनेंट ब्रेक करने का, तो उस डायरेक्शन के अलोंग उसका कंपोनेंट डैम से और 0 होगा ही होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, हो सकता है कि मेरा वेक्टर ऐसे हो, वेक्टर है और मैं ऐसे ले लिया और एंगल बोला 90 डिग्री है, करेक्ट। तब क्या हो जाएगा, अभी भी तो 0 रहेगा। या कल के डेट में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना शुरू कर दिए, यहाँ देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट। और हो सकता है कि मैं एक ऐसे कोई ब्लॉक है उस पर 2 फोर्स दिखा दिया, ठीक है, एक फोर्स ए और एक फोर्स ए। ए फोर्स कुछ फोर्स है, मानते एक फोर्स ए एम जी एक फोर्स है, तो फोर्स भी तो एक वेक्टर है ना। और मैं बोल दिया कंपोनेंट ऑफ एम जी अलोंग हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, क्या बोल दिया, कंपोनेंट ऑफ एम जी अलोंग हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, तो वैल्यू क्या रहेगा, वेरी गुड। और कंपोनेंट ऑफ एन अलोंग हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड क्या रहेगा,
वेरी गुड, क्योंकि ये मेरा हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड रिक्वायर्ड डायरेक्शन था और इसके अलोंग एन का और एम जी का नहीं लिखा, दोनों का एंगल 90 बन रहा है, आया ना। तो दोनों का कंपोनेंट का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। किसके अलोंग रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो फाउंडेशन बना रहे हैं वो आगे चल के कितना फास्ट हो जाएंगे। इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रॉ करते रहें? एक कंपलसरी नहीं ना है। चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग E1 क्या होगा? और ए का वैल्यू 10 मान के बोलिए, तो 10 cos 60। वेरी गुड। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग E3 क्या होगा? कितना? तो देखिए इसमें ऑलवेज कॉस ही चलता है ना, क्या चलता है? इस फार्मूला का खासियत क्या था? इसमें ऑलवेज कॉस। तो जब इसके अलोंग तो क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, है ना। तो क्या बोलिएगा? 10 cos 30, है ना, 5√3। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ E4 क्या हो जाएगा? E4, हाँ E4। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? a cos 120 कितना हो गया? 10 cos 120 -5। तो कंपोनेंट निगेटिव आ गया। निगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि एंगल क्या है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज जो है? ऑब्ट्यूज है। और ए क्या होगा स्टूडेंट? कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ E2 cos 120 या cos 150? और cos 150 का वैल्यू देखो सही है। हाँ तो 150 इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं चल रहा है, दो लाइन के बीच का बस एंगल नहीं। तो इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन के बीच में दो एंगल है, एक ए एंगल है और एक एंगल है। तो अब बिगर एंगल है या स्मॉलर एंगल? दो वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल होता है? दो डायरेक्शन के बीच में एंगल के लिए बिगर एंगल लेते हैं या स्मॉलर एंगल लेते हैं? तो नहीं था कि मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ऐसा लग रहा है ना। मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ व्हाट? एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, करेक्ट। तो दो डायरेक्शन के जो मिनिमम एंगल क्या हो सकता है? 0 और मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? 180, करेक्ट। अब देखिए इसका लाभ हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कि एक चीज़ तो पॉइंट टू बी नोटेड, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर मेरा रहता ए, सब लोग यहाँ देखिएगा,
और ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड रहता है 12 और ए एंगल रहता है 60। कितना रहता है स्टूडेंट? 60। तो अगर एक्स पूछते तो नो डाउट सब लोग मुझे बता देते हैं कि सर एक्स इक्वल टू ए कॉस 60 पढ़ाए हैं, और ए वाई इक्वल टू ए साइन 60, हाँ या ना? तो ए हो जाता 5 to 6 और ए हो जाता 6√3, हाँ या ना? लेकिन अगर एक डायरेक्शन बोलते कि नहीं मुझे रिक्वायरमेंट इस लाइन के लॉन्ग है, इस लाइन का नाम एक्स डैश है या कुछ भी है, समथिंग लाइक दिस, और ए एंगल है 30 डिग्री, क्या है? तो वहाँ पे तो थोड़ा देर के लिए तो टेंशन जरूर होता, पजल हो जाता, करेक्ट? क्योंकि हम लोग तो कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग सीखे थे। तो अब यहाँ के लिए अब तो पजल नहीं होगा ना, क्योंकि किसी वेक्टर का आप किसी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके अलॉन्ग पूछेंगे तो क्या आप नहीं निकाल के बैठ जाइएगा? क्या हो जाएगा? ए कॉस 30 कितना हो जाएगा? 6√। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो मेरे पास दो फार्मूला है, एक है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, एक है ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको एक बॉक्स में रखते हैं, और एक फार्मूला है ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। बोलिए आपके लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, बट विच वन इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट? यस, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कंडीशन है। कांस्टेंट कंडीशन ये है कि इससे कांस्टेंट कंडीशन ये है कि इसमें दो ही एक्सिस के लॉन्ग निकाल सकते नहीं, बट इसमें हम लोग इनफाइनाइट डायरेक्शन के लॉन्ग निकाल सकते हैं। अब चलिए एक आपके कॉन्फिडेंस के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो आपके कॉन्फिडेंस के, अब उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके अभी भी आपके मन में रहेगा कि सर अगर एक्स और ए वाई भी निकालना रहेगा तो इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा पजल हो रहा है कि इसको अप्लाई करें या इसको अप्लाई करें, दो फार्मूला आ गया नहीं, दोनों सेम नहीं ना है। इसमें ए वाई इक्वल टू ए साइन लाते रहते हैं, बट इसमें लगाने, हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सेम हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। चलिए एक बात ये बताइए, ए का मतलब क्या? एक बार पढ़ दीजिए। ए का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ई। तो एक्चुअल में नहीं लगता कि हर डायरेक्शन का दो डायरेक्शन, हर डायरेक्शन का दो डायरेक्शन लगता है, यस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हाँ या ना? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का सिर्फ एक ही है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, हाँ या ना? तो देखिए बहुत सारा चीज़ है कि अभी आपको छोटा छोटा बात लगेगा कि अच्छा ये तो छोटा बात था, वो छोटा बात नहीं रहता है, वही मेन बात रहता है। और हम लोग क्या कहते हैं छोटे बात को, फॉर एग्जाम्पल कोई और भी अगर फ्रेंड पढ़ रहे होंगे कहीं फिजिक्स तो देखिएगा वो tan थीटा के लिए बाई एक्स के से फार्मूला से आंसर ले आएंगे, बट थीटा को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि थीटा जो लाते हैं वो कौन सा थीटा रहता है। उनका पास वही रहेगा tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 45, 1 आ गया मतलब 45, वहाँ पे रुकने का उनको मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से एक्चुअल में ए इक्वल टू बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए in the direction of what? E। in similar fashion x का मतलब है, अब x एक्सिस का दो डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस है, बट
एक्स का मतलब आप ए मान के चलिएगा मेरे तरफ से, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ यस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इससे आपको कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि आपको अगर एंगल इस फार्मूला को लगाना रहेगा तो आपको एंगल मेजर करना रहेगा, तो जब एंगल लेना रहेगा, हाँ या ना, इस फार्मूला को लगाना रहेगा तो ये एंगल लेना रहेगा, तो यू आर टोटली गेटिंग कंफ्यूज कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की लाइन से लें या नेगेटिव एक्स एक्सिस। उस बात के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स का मतलब क्या दिमाग में रखना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, विच एक्सिस। कम यहाँ सिग्नल शायद कभी कभी वीक हो जाता है, अभी ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स का मतलब कीप इन माइंड, इसका मतलब है, मैं लिखवा दूंगा एक मिनट, इसका मतलब इस फार्मूला में अगर एक्स निकालना रहेगा इस फार्मूला से, तो ये जो एंगल मेजर करेंगे वो उस वेक्टर का किस एक्सिस के साथ मेजर करेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सब लोग यहां ध्यान दीजिए, और आसपास के सराउंडिंग में अगर बात होते रहता है तो उसको भी ध्यान कर लीजिएगा। तो अगर इस फार्मूला को लगाना है एक्स इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका नाम है कॉन्सेप्ट, सॉरी साउंड कम आ रहा है सौरभ, देखिए तो साउंड कम आ रहा है, ठीक है ओके। तो एक्चुअल में इस फार्मूला को अगर अप्लाई करना चाहते हैं a इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इस फार्मूला से a वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता ये होता कि ये जो इस फार्मूला में ये जो एंगल मेजर करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लें या निगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, आज के बाद इसका दिमाग में रखना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ विच एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। वैसे ही ए वाई का मतलब, तो अब इस पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मतलब मैं ए नहीं बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ओके। इसका इस तरीके से समझिए, यहां देखिए, मान लेते हैं, यहां देखिएगा, ये मेरा डायरेक्शन है, करेक्ट। तो बताए थे ना कि हर डायरेक्शन का दो डायरेक्शन, इसका इधर हो सकता, अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव भी तो रहेगा, हाँ या ना। एक अगर ई है, अगर डायरेक्शन ई है तो इसका करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव डायरेक्शन ई डैश भी तो रहेगा स्टूडेंट, हाँ या ना। हर डायरेक्शन का दो डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक आगे एक पीछे, क्लियर, एक आगे और एक पीछे। तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक ऐसे, प्लीज ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मैं वेक्टर ले लेता और ये वेक्टर रखता, और तब बोलते हैं ए के लिए, तो ए के लिए कौन सा एंगल लेते हैं, वेरी गुड, कौन सा एंगल लेंगे, 120। इसका हाँ ऑब्वियसली 60 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ पे समझने के लिए, तो अब यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं, ये सब लिखना नहीं है, जहाँ से लिखना रहेगा, अभी 2 मिनट रुक जाइए। मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन ई है और वेक्टर ए है, और वेक्टर ए का ए निकालना है, तो आप यही एंगल लेंगे ना, हाँ या ना। और ए एंगल कितना रहेगा, 180। तो आपने इस वेक्टर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, पॉजिटिव ई डायरेक्शन। बट इज इट कंपल्सरी कि जब आप पॉजिटिव ई डायरेक्शन ले रहे हैं तो उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। चलिए सिमिलरली ए वाई के लिए क्या पढ़ते हैं, ए वाई के लिए क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट,
बोलिए बोलिए, बोलने से ही तो आएगा। यस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और एजेड का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहां तक क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब यहां देखिए, ये देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको कॉन्फिडेंस के लिए पहले 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, तब जाकर आपको बिलीव होगा कि नहीं दोनों फार्मूला से हम लोग काम कर सकते हैं। ए का वैल्यू है 8 मैग्नीट्यूड। अब मैं बोला कि देखिए पहले आप मुझे ए एक्स और ए वाई निकाल के बताइए इस फार्मूला से। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, ये भी तो एक फार्मूला था। तो इस फार्मूला से वैल्यू निकालते हैं, तो ए एक्स और ए वाई का क्या वैल्यू आएगा जरा बताइए तो। जल्दी से डू इट फास्ट। एक्स कितना आएगा 4, एक्स 4 ना, कॉस 60 और ए वाई कितना 4। यहाँ तक क्लियर? अब चलिए, अब नेक्स्ट बोलते कि नहीं आपको ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको बस यही फार्मूला अप्लाई करना है, ए ई इक्वल टू ए कॉस, जिसमें सिर्फ कॉस यूज करना है। तो बताइए इसमें अगर कॉस सिर्फ यूज करना है तो एक्स इक्वल टू फिर क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और कॉस और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो मेरा यहाँ पे एक्स का मतलब रिक्वायर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या रिक्वायर्ड डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तब क्या लिखते हैं ए कॉस 60, हाँ है ना। तो क्या हो जाता है स्टूडेंट 4। और ए वाई के लिए यहाँ पे, तो ए वाई में भी आपको कॉस यूज करना है इस फॉर्मूला में, है ना। तो अब क्या लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड कॉस और एंगल बिटवीन, एक मिनट, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, क्योंकि योर गिवन वेक्टर इज दिस वन एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज दिस वन। यस, तो एंगल कितना रहेगा 30। तो क्या लिखेंगे cos 30। आंसर क्या आएगा? तो इस फार्मूला से जो लाते हैं आंसर, इस फार्मूला से जो आंसर लाते हैं, क्या डिफरेंट आंसर है, सेम आंसर है? सेम आंसर है। जैसे मन में एक रहेगा ना कि यूज करें या ना करें, साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो 2-4 एग्जाम्पल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां देखिए, एक कोई वेक्टर है, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको कुछ लोग ट्रिक बना के भी रटे हुए होंगे। तो यहां देखिए एक कोई वेक्टर है और ए एंगल है 30 डिग्री। पहले मुझे इस फार्मूला से एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, यहां से एक्स और ए वाई बताइए। डू इट फास्ट। ए का मैग्नीट्यूड 10 ले लीजिए। बोलिए इस फार्मूला से अगर लेते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 ना, ए कॉस 120 और ए वाई इक्वल टू व्हाट, ए साइन 120
करेक्ट। जहाँ पे कॉस और साइन दोनों यूज करते हैं तब थीटा मेजर करना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, घूमना कैसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना हो जाएगा 5√3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अगर अब इसी एग्जाम्पल में अगर ये फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो इस फार्मूला से अब एक्स अगर निकालते हैं, अब पता है ना कि इस फार्मूला में ऑलवेज कॉस चलता है, साइन नहीं चलता है, हाँ या ना। तो इस फार्मूला में एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बोलिए एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर, हाँ या ना, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड यस पॉजिटिव एक्स रिक्वायर्ड डायरेक्शन। देन व्हाट इज योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन, रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज व्हाट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कितना एंगल हो जाएगा cos 120। कितना हो गया स्टूडेंट, हाउ मच, -5। और ए वाई के लिए फिर से एक और, इसमें ऑलवेज कॉस चलेगा, ए और फिर कॉस। वेरी गुड, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर, यहां देखिएगा एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। देन व्हाट इज माय रिक्वायर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ए वाई का मतलब कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5√। तो इस फार्मूला से और इस फार्मूला से डिफरेंट आंसर या डैम्स योर सेम आंसर, सेम आंसर है। तो अब तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ सेम ही आंसर आएगा। बट इस फार्मूला में ऑलवेज कॉस चलता है और यहाँ का थीटा सोचने का तरीका और यहाँ का थीटा का सोचने का तरीका, थीटा का ही तो सब गेम है, किसका सारा गेम। तो यहाँ का थीटा का सोचने का तरीका और यहाँ का थीटा का सोचने का तरीका सेम तरीका या अलग अलग तरीका। तो क्या हम लोग केयरफुल रहेंगे या सिर्फ आज के लिए केयरफुल रहेंगे, नहीं भी रहिएगा तो न्यूटन लॉ मोशन में इतना बार आएगा ना, या अभी कम मोर देन 500 टाइम्स आएगा। अब मैं बिल्कुल बोलूँगा 500 टाइम्स मैं बोलूँगा ही बोलूँगा कि देखिए ऐसा हम लोग पढ़े थे। लास्ट में आप लोग इरिटेट हो जाएगा, सर हो गया, अब एकदम बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए दोनों मेथड से एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट निकाले, बाई बोथ मेथड। अब देखिए वैल्यू डिफरेंट आता है सेम आता है। तो देखिए फर्स्ट मेथड में x इक्वल टू और लेते हैं a cos थीटा, ए फार्मूला ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब साइन और कॉस वाला। तब एंगल कौन सा लीजिएगा 300, हाँ या ना। और तब क्या लिखेंगे x इक्वल टू 12 cos 300, ये लिखेंगे ना। और cos 300 का वैल्यू प्लस हाफ, cos 300 का वैल्यू निकालेंगे, cos 360 माइनस 60, तो ये हो जाएगा +6। और ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन 300, और साइन 300 का वैल्यू आएगा -5√3, सॉरी -√3/2, हाँ है ना। तो हो जाएगा -6√3।
3। ये तो हो गया इस मेथड से। अब सेकेंड मेथड अगर अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो सेकेंड मेथड में पता है ना कि कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ए इक्वल टू सिर्फ कॉस चलेगा। तो अब बताइए एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या बोलिएगा, ए का मैग्नीट्यूड कॉस और एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन। बट रिक्वायर्ड डायरेक्शन मेरा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, तो ए एंगल, हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा, प्लस, और ए बाई के लिए तो 1 मिनट, 12 कॉस ही लिखेंगे ना, साइन लिखेंगे या कॉस ही लिखेंगे, कॉस। और ए बाई के लिए क्या बोलेंगे, ए बाई के लिए एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर, हाँ या ना। और रिक्वायर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बाई। तो पॉजिटिव बाई पे जाने का दो तरीका, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। कौन सा एंगल लें, या निगेटिव बाई के साथ ले लें, किसके साथ ले लें, पॉजिटिव बाई के साथ या निगेटिव बाई के साथ, यस पॉजिटिव बाई। तो कितना हो जाएगा 150, और कॉस 150 माइनस √3/2, तो कितना हो जाएगा -6 तो अब तो पक्का आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि दोनों फार्मूला से सेम आंसर आता है। बट इस फार्मूला का एक खासियत है, गलती से अगर कोई ऐसे पूछ दिया कि नहीं इधर भी चाहिए, इस एक्सिस का नाम एक्स डैश और ए एंगल 15 डिग्री और मुझे चाहिए ये एक्स डैश, तो क्या नहीं निकल जाएगा, कितना, ए कॉस 75, और कॉस 75 का एंगल आपको पता है, वैल्यू पता है, कॉस 75 पता है ना, 45 + 30, करेक्ट। मतलब कहने का सेंस है कि हम लोग इस फार्मूला से, ये जो फार्मूला है इससे तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन दे सकता है ना। बट क्या इस फार्मूला से कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। तो इसका लिमिटेशन है अलोंग एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। बट इसका लिमिटेशन कोई एक ही डायरेक्शन है या जिधर मर्जी उधर ब्रेक कर सकते हैं, जिधर मर्जी उधर ब्रेक कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, इसी क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करूंगा, ओके। और जितना भी सौरभ इसको पहुँच